नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में, जो एक मकान मालिक और एक जो टेनेंट के बीच में एक डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में एक नया यूनिक पॉइंट निकल कर आया है, जो मैं आपको आज के इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी एंड आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग एक नई चीज को समझ पाओगे बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहली बात, हम ये राजस्थान हाई कोर्ट का 2024 का अपना ये जजमेंट है जो अभी डिलीवर करा गया है रिसेंटली, एंड यहाँ पे केस का नाम है श्रीमती खेरुनिसा वर्सेस जयशिव सिंह एंड अदर्स 2024। राजस्थान हाई कोर्ट का अपना एक जजमेंट है। अगर हम बात करें सक्सेशन के कानून के बारे में, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। अब यहां पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो कि अपनी पूर्वजों से हमें दी जाती है, और जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अधिकार अलग अलग लोगों का होता है। अगर मैं क्लियर शब्दों में बात करूं, बेटियों के पास भी उतना ही अधिकार है, बेटों के पास भी उतना ही अधिकार है। 2005 के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी हमारे कानून के अंदर, उसमें क्लियर रूप से बोला था कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें दोनों के पास अपना इक्वल अधिकार होगा, बेटों के पास भी एंड बेटियों के पास भी। यहां पे कि अपना ये कानून अपना वेल सेटल्ड कानून है और इसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया, और बिल्कुल सिंपल सी बात ये बात बोलता है। बट यहां पे एक मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं अपनी इंटरप्रिटेशन आपको पूरे इस जजमेंट के अंदर बता देता हूं। ये 4 पेज का जजमेंट है और इस जजमेंट के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बातें ना हाईलाइट भी करके रखी हुई है, जैसे अंडरलाइन करके आपको दिख रहा होगा। और जो कानून के अंदर जो ऑर्डर नंबर 22, रूल नंबर 3 के बारे में बात बता रखी है, तो ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए जजमेंट के अंदर ये बता रखी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब जो है ना, आप लोगों की आदत मेरे को लगानी है जजमेंट पढ़ने के लिए, कि आपको मुद्दे की बातें जजमेंट के अंदर मिल जाए, जजमेंट की कॉपी आपके पास अवेलेबल हो, और जजमेंट के अंदर मुद्दे की बातें जो है ना, जहां जहां पे जो भी पेज नंबर पे लिखी हुई है वो आपको पता रहनी चाहिए, कि आप फेमिलियर हो जाओ और आप लोगों के मन से डर हट जाए। अरे यार, जजमेंट कैसे पढ़ते हैं, जजमेंट के मुद्दे की बात हमें कैसे समझ में आती है, जजमेंट पढ़ने में मुश्किल होती है। तो ये बात आपके दिमाग से, ये आपके जहन से ये एक डर निकालना चाहता हूं। ठीक है जी, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी का अपना ओनर था, मैं ए नाम का व्यक्ति बोल रहा हूं, ठीक है। और इस ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा था एक जेड नाम के व्यक्ति को, जा भाई तू जो है रेंट पे रह ले, बात खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ, आगे चल के ये ओनर जो है ये मर गया, ठीक है। अब जब ये ओनर मर जाता है तो ये अगर ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, अगर हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तो ए नाम के व्यक्ति के मरने के बाद में इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन बनेगा, आप बताइए, कौन अपना एलआर की कैटेगरी में माना जाएगा, ए का एलआर कौन माना जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं क्लास 1 हेयर की बात करूं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो क्लास 1 हेयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर वो जिंदा है तो क्लास 1 हेयर अपना एलआर के मरने के बाद में एलआर माने जाएंगे, ठीक है। और अगर क्लास 1 में से कोई भी जिंदा नहीं है तो क्लास 2 के अंदर यहां पे ये मालिक माने जाते हैं, क्लास 2 के हेयर्स के तौर पे ये एलआर के तौर पे माने जाएंगे। कि अब भैया ए के मरने के बाद सबसे पहली बात देखा जाता है क्लास 1 हेयर्स में कोई जिंदा है। अब क्लास 1 हेयर्स को अगर मुझे पहचानना है तो मैं कहां से पहचानूंगा, ये आपका बेयर एक्ट है फैमिली लॉ का, इसके अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का अगर आप लास्ट पेज देखोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट का अगर आप लास्ट पेज देखोगे तो वहां पे क्लास 1 हेयर्स की लिस्ट बता रखी है, जिसमें 16 मेंबर्स हैं। कि अगर क्लास 1 हेयर में से 16 मेंबर्स में से कोई जिंदा है तो भैया उसको ओनर बनाओ, उसको एलआर बनाओ। और अगर क्लास 1 हेयर में से, जो इसमें 16 मेंबर्स की लिस्ट हमें दे रखी है, अगर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्लास 2 हेयर्स को पकड़ो, ठीक है। क्लास 2 हेयर्स में से तो कोई ना कोई जिंदा होगा, ठीक है। तो क्लास 2 हेयर्स में बहुत सारे लोग बता रखे हैं। क्लास 1 हेयर्स की अगर मैं बात करूं, सन, डॉटर, सन आ जाएगा, डॉटर आ जाएगी, और ए नाम के व्यक्ति की पत्नी भी तो होगी, तो वाइफ। ये अपने क्लास 1 हेयर्स के सबसे पहले बंदे होते हैं अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार का हक लेने के लिए। तो यहां पे पहले बोला है सन, डॉटर, विडो, विडो का मतलब होता है वाइफ, विडो एंड सन ऑफ प्री डिसीज सन। तो ये 16 मेंबर्स की अपनी लिस्ट दे रखी है क्लास 1 हेयर्स में से। ये मिलेगी कहां, क्लास 1 एंड क्लास 2 की लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं, मुझे मिलेगा कहां पे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अपना कानून है। आपके पास बेयर एक्ट होगा, वरना गूगल पे आपको बेयर एक्ट मिल जाएगा। तो उसके अंदर सबसे आखिर में आप अगर देखोगे सेक्शन नंबर 31 सेक्शन है, हालांकि 30 सेक्शन है, 31वां सेक्शन रिपील्ड कर दिया गया था। तो इसमें क्लास 1 हेयर्स की लिस्ट है, क्लास 2 की लिस्ट आ जाती है। तो यहां पे
अभी हमने देखा कि ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा, या तो बेटा, बेटी एंड विडो, इन तीनों में अपना बंटवारा होता है। अगर ये तीनों जिंदा हैं तो भैया ओनर यही है। अगर ये जिंदा नहीं है तब क्लास 2 हेयर्स में देखेंगे। अब क्लास 2 हेयर्स में आती है, फादर आता है, ठीक है, फादर तो है नहीं हमारे केस में, प्रेजेंट केस में सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स किस में आएंगी, क्लास 2 हेयर्स में से आएंगी। तो अब अगर मान लेते हैं सन, ए नाम के व्यक्ति का बेटा जिंदा है, ए नाम के व्यक्ति की बेटी जिंदा है, ए नाम के व्यक्ति की अगर वाइफ जिंदा है, तो ओनर वही बनेंगे। सिस्टर्स का तो कोई मतलब नहीं है, सिस्टर का कोई रोल नहीं है, बात खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ था, तो ए के मरने के बाद में अब यहां पे एक केस फाइल करा गया अपना सिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। यहां पे ए नाम के व्यक्ति ने पहले केस कर रखा था, ए वर्सेस जेड के नाम से, कि भैया मेरा घर खाली करो, मेरे को अब अपना घर खाली करवाना है, मेरे को अब कोई किराएदार नहीं चाहिए। तो ए नाम के व्यक्ति ने, जब ये जिंदा था, इसने अपने किराएदार के ऊपर सूट फाइल करा हुआ था। अब जैसे सूट अपना पेंडिंग में था, ए नाम का व्यक्ति मर गया। अब इतनी देर में जो सिस्टर थी, सिस्टर ने क्या एप्लीकेशन मूव कर दी, ऑर्डर नंबर 22 की रूल 3 में एप्लीकेशन मूव कर दी कोर्ट के अंदर कि जज साहब अब तो मेरा भाई जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो तो जिंदा रहा नहीं है, ठीक है, तो अब सूट लड़ेगा कौन, जब पार्टी जिंदा नहीं है सूट लड़ेगा कौन। तो जज साहब मैं जो है ना इसकी बहन हूं, मैं जो है इसकी बहन हूं, तो मुझे इसका एलआर मानते हुए आप जो है सूट में क्या बना लो, पार्टी बना लो, ठीक है। अब एक ही जगह मैं इसकी बहन होने के नाते, इसकी एलआर होने के नाते सूट को आगे कंटिन्यू करूंगी, बात खत्म। तो जज साहब ने क्या करा, जो ये सिस्टर की एप्लीकेशन है ऑर्डर नंबर 22 रूल 3 की सीपीसी के अंदर, ये अलाउ कर दी कि ठीक है, हमें क्या मतलब, ए मर गया तो तुम आ गई, तुम केस लड़ लो। अब इतनी देर में जेड ने एक एप्लीकेशन मूव करी ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 के अंदर कि जज साहब ये सिस्टर तो एलआर हो ही नहीं सकती। एज पर अगर हम कानून के हिसाब से बात करें तो कानून के हिसाब से क्लास 1 हेयर जो है वो या तो सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, वाइफ हो सकती है। उन्होंने तो एप्लीकेशन कोई मूव ही नहीं करी, ठीक है, और बदले में क्लास 2 हेयर जो सिस्टर है वो आ रही है एप्लीकेशन मूव करने। तो जज साहब कानून के हिसाब से जो एलआर होनी चाहिए वो सिस्टर तो होनी नहीं चाहिए, एलआर तो केवल सन, डॉटर, वाइफ इनके द्वारा एप्लीकेशन मूव करी जाएगी तो बिल्कुल कानून के हिसाब से रहेगी। तब मैं भी चुप हूं, मैं भी कोई दिक्कत नहीं पैदा करूंगा, तो ये सिस्टर तो आनी ही नहीं चाहिए। और ऊपर से मेरी एप्लीकेशन आप अलाउ करो, ये इसका मतलब होता है सूट को अबेट कर दिया जाए। अबेट मतलब अगर कोई पार्टी जिंदा नहीं होती है तो सूट को अबेट कर दिया जाता है, सूट को डिसमिस कर दिया जाता है कि आगे अब सूट चलाने लायक हम आगे नहीं चला सकते, क्योंकि कोई पार्टी, कोई एलआर बचा ही नहीं है, कोई जिंदा है ही नहीं, या फिर कोई जिंदा है भी लेकिन उन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं है अपने आप को ऐसा पार्टी बनाने के लिए। जज साहब को सपने थोड़ी ना आएंगे कि हाँ भाई कोई एलआर होगा तो वो आएगा, वो अपना कोर्ट के अंदर केस डालेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये अपना मामला था। तो जेड की एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एंड सिस्टर की एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, एलआर के रूप में आ जाओ। अब जैसे ही एप्लीकेशन डिसमिस हुई, जेड नाम के व्यक्ति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब जेड कहां गया, हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कि जज साहब ये देखो नीचे वाली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट की अदालत ने ये तो बहुत गलत कर दिया, सिस्टर की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जज साहब ये तो बहुत गलत बात कर रहा है, मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है, आप इसका संज्ञान लेते हुए सही फैसला सुनाइए। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे कानून की प्रक्रिया को अपना समझते हुए यहां पे बात रखी कि पहली बात, जो एलआर है कानून के हिसाब से, क्लास 1 हेयर के हिसाब से सिस्टर जो है वो एलआर नहीं हो सकती है। डिफेंडेंट जेड नाम के व्यक्ति, जो तुम पॉइंट रेज करने आए हो वो बिल्कुल सही है, हम आपकी बात आगे रखते हैं। दूसरी बात, अगर जो ये सिस्टर ने एप्लीकेशन मूव करी है, ठीक है, इसको आपत्ति किसको होनी चाहिए, आपत्ति किसको होनी चाहिए, आपत्ति होनी चाहिए सन को, डॉटर को या वाइफ को। लड़ाई झगड़ा कौन इस बात पे रेज करने के लिए आना चाहिए, सन, डॉटर या फिर वाइफ। इन तीनों व्यक्तियों के में से कोई व्यक्ति आया सिस्टर ने जब ये एप्लीकेशन मूव करी इस चीज का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कि ये एलआर नहीं है, एलआर तो हमें भैया, एप्लीकेशन तो हम मूव करेंगे, ये कहां से आ गई मूव करने के लिए। इन लोगों के बीच में सन या डॉटर या वाइफ ने एप्लीकेशन मूव करी नहीं करी, तो तुम कौन होते हो जेड नाम के व्यक्ति ये डिस्प्यूट अपना रेज करने के लिए। तुम्हारे पास कानून के अंदर कोई भी तरह का अधिकार नहीं है कि ये एलआर है या नहीं है वगैरह वगैरह। इस चीज का ये अपना मुद्दा, भैया ये इनका पर्सनल मैटर है। ए नाम का व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति के ये पीढ़ियां हैं, ए नाम के व्यक्ति के एलआर्स हैं, कौन एलआर है कौन एलआर नहीं है, कौन एप्लीकेशन मूव करेगा कौन एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा, ये चीज का डिस्प्यूट रेज करने का अधिकार टेनेंट
आप तो बिल्कुल बाहर के व्यक्ति हो, ये तो इनके घर का मामला है। जेड नाम के व्यक्ति आपके पास पहली बात कोई लोकस स्टैंडी नहीं है ये पॉइंट रेज करने के लिए। ये लोकस स्टैंडी वाला पॉइंट अगर आप पैरा नंबर 5 पढ़ोगे राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का, पैरा नंबर 5 पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो पैरा नंबर 5 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि टेनेंट आपके पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये सूट किस चीज का है? ये सूट क्या प्रॉपर्टी के ओनरशिप का है? नहीं, ये सूट है आपको बेदखल करने के लिए, आपको एविक्शन करने के लिए। ये वो वाला सूट है, ओनरशिप का तो सूट है ही नहीं। अगर ओनरशिप का सूट भी होता तब भी सन, डॉटर या वाइफ इन तीनों में से ही एप्लीकेशन मूव करी जानी चाहिए थी कि जो सिस्टर ने एप्लीकेशन लगाई है गलत एप्लीकेशन है। एज पर क्लास 2 हेयर, ये सिस्टर क्लास 2 में आती है, हम क्लास 1 के अंदर आते हैं। सबसे पहला अधिकार एलआर बनने का तो हमारा है, सिस्टर का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जेड नाम के व्यक्ति आप शांत बैठे रहो, बिल्कुल चुप बैठे रहो। ट्रायल कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर पास करा है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कंसिडरेबल है कानून के अंदर। ठीक है कि ए नाम का व्यक्ति जिंदा नहीं है, उसके बदले में अगर सिस्टर आ रही है केस को कंटेस्ट करने के लिए, सूट को कंटेस्ट करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो सूट को कंटेस्ट। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा। आप सूट को खत्म करने की बात कर रहे हो, बट सिस्टर ने एप्लीकेशन मूव करी है, वो कंसिडरेबल है। और अगर कोई आपत्ति सन, डॉटर या वाइफ को आगे चल के अगर रेज करनी है, देन उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वो अगर एलआर का अगर कोई डिस्प्यूट रेज करना है तो जेड आपके पास अधिकार नहीं है, केवल इन 3 लोगों के पास अधिकार होगा। तो ये अपना जजमेंट में ऑफिशियल तौर पे अपना डिस्कस करते हुए केस को, सूट को, रिवीजन पिटीशन जो टेनेंट के द्वारा लगाई गई है उसको डिसमिस करते हुए फाइनल यहां पे कंक्लूजन दिया कि टेनेंट हैज नो राइट, टेनेंट हैज नो लोकस स्टैंडी ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एलार्स ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के एलआर कौन है कौन नहीं है, ये टेनेंट का अधिकार नहीं है। आपको केवल यह बात प्रूव करनी है कि आप एज अ टेनेंट बरकरार रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं, एविक्शन आपको किया जाए ना किया जाए, आपका क्या राइट है। आपको बस उतनी बात अपनी डिस्कस करनी है, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करना है, बात खत्म। ठीक है जी, अब मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं। यहां पे जो किराएदार था हमारे केस में, उसने ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 की एप्लीकेशन मूव करी डिसमिसल ऑफ द अबेट सूट के लिए, डिसमिस करा जाए, सूट अबेट हो चुका, डिसमिस करो। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया, ये एक्स्ट्रा मैंने बना के लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब यहां पे वही सारी कहानी बता रखी है कि एलआर मैं हूं, यहां पे सिस्टर ने एप्लीकेशन मूव करी थी जो प्लेंटिफ के डेथ हो जाने के बाद में। ठीक है, और एक्चुअल में रियल में क्लास 1 हेयर कौन आते हैं, सन, डॉटर या वाइफ आते हैं, अगर ये जिंदा है और ये जिंदा है। इनमें से इसकी 4 बहनें भी थी, 4 बहनों में से एक बहन ने अपना एप्लीकेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाने के लिए अपना डाली। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी है, ये अंडरलाइन करके सारी बातें आपको जजमेंट के अंदर मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो सिस्टर है उसने विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीरियड विद इन 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन मूव करनी थी, उन्होंने विद इन द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन मूव करी है, तो भी बढ़िया है, कोई कंसिडरेबल है। ठीक है जी, और अगर डिस्प्यूट रेज करना है तो सन, डॉटर या वाइफ में से अगर कोई डिस्प्यूट रेज करता है तो ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ना कि पैरा नंबर 5 के अंदर, ये रहा पैरा नंबर 5, इसमें लिखा है द टेनेंट हैज नो लोकस स्टैंडी टू एवर एज टू हु वुड बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटिफ लैंडलॉर्ड। ये टेनेंट के पास कोई अधिकार नहीं है, ये मेन पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, और बाकी सारे कानून की प्रक्रिया मैंने आपको बहुत सीधे तौर पे समझा दी है। अब एलआर की डेफिनेशन हमारे को कहां बता रखी है, अगर ये मुझे जानना हो तो एज पर सेक्शन नंबर 211 ऑफ सीपीसी के अंदर हमारे को एलआर की डेफिनेशन बताई हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। ठीक है, यहां पे हमारे को पैरा भी दे रखा है, ये देखो सेक्शन 211 के अंदर ये एलआर की डेफिनेशन भी हमारे को बता रखी है। ठीक है जी, तो ये मुद्दे की बात है। एंड ये बात हेल्ड करते हुए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना ये जजमेंट देते हुए डिसमिस करी थी रिवीजन पिटीशन फाइल्ड बाय द टेनेंट डिफेंडेंट पिटिशनर के रूप में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कानून के अंदर जो बातें बताई गई हैं, जजमेंट के अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो आपको समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों के बीच में अवेयरनेस एंड नॉलेज जरूर बढ़ाइएगा। बाकी अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अदर अपना एपीपी एपीओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो है सब्जेक्ट वाइज जुडिशरी के बैचेस लेकर आते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप स्मार्टफोन में एंड्रॉइड के अंदर देखना चाहते हो, क्लासेस लेना चाहते हो, आईफोन में लेना चाहते हो, लैपटॉप पे लेना चाहते हो, सारे के सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंशन है। और ये जजमेंट की कॉपी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। बाकी सारे कोर्सेज की अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंड प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और हमारा भी लेटेस्ट बैच शुरू हुआ है 20 अगस्त से। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हिंदी, इंग्लिश की लैंग्वेजेस में हम क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। और हमारे और भी बैचेस हैं, टीपीए का हमारा बैच चल रहा है
एंड फैमिली लॉ का हमारा पूरा कंप्लीट बैच है, जिसमें पूरा हिंदू लॉ, पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया गया है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर सारे बैचेस अवेल कर सकते हो बहुत आसानी से। और जो जो आपको फैसिलिटी आपको लगता है यार मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन तो आता है, चलो फैमिली लॉ मेरा वीक है, फैमिली लॉ का मैं बैच ले लेता हूं, और भी आपको सब्जेक्ट वीक है तो आप सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेके अपनी प्रिपरेशन आज की आज में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।